नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो हिस्ट्री का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे ये डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 में पूछा गया है द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज कब हुई या फिर कब की गई। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1921 में जो था हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की गई थी। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, ये बात आपको पता चल गई। अब लास्ट टाइम हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब की गई, तो उस क्वेश्चन को जो था वो फाइनल आंसर के में स्क्रैप कर दिया गया था। फिर हमने जाना था कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, इनकी खोज किसने की थी। हड़प्पा की बात करते हैं पहले। 1921 में इसकी खोज की गई और किसने की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरा हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, इसकी खोज था वो रखाल दास बनर्जी ने की थी। ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से और क्या पूछी जाती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धोती पहने मूर्ति जो था वो कहाँ पर मिली थी। तो धोती पहने मूर्ति जो था वो हड़प्पा में मिली थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी पाकिस्तान में इसके किनारे ये स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंख का बना बैल जो था वो कहाँ पर मिला था। तो शंख का बना बैल जो था वो भी हड़प्पा में ही मिला था। अब अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पूछ ले जाते हैं कि कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पर पड़ता है। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। सुरकोटड़ा कहाँ पर पड़ता है। सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात में पड़ता है। लोथल भी गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। तो ये आप अलग अलग साइड से याद रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं और इनमें से कौन कौन सी इंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच लैंग्वेज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए जो था वो सबसे ज़्यादातर प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी थी। अगर तो आप इसको देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करके, तो इंटरनेट पर तो इसका आंसर क्या है, पाली है। पाली इसका आंसर दिया गया है। अगर आप देखेंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर प्राकृतिक है कि प्राकृतिक भाषा जो था वो सबसे अधिक उपयुक्त प्रयुक्त की जाती थी यहाँ पर। तो मैं फाइनल आंसर की को मानकर चलता हूँ फिलहाल के लिए कि प्राकृतिक है और इंटरनेट पर सर्च करके पाली है। अच्छा, प्राकृतिक और पाली। अब अगर बौद्ध धर्म के बारे में जाने तो पहली बात तो बौद्ध धर्म के बारे में पूछी जा सकती है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुद्धा ने जो था वो निर्वाणा कहाँ पर प्राप्त किया था। तो बुद्धा अटेन निर्वाणा कहाँ पर, बौद्ध गया। तो बौद्ध गया याद रखिए। बौद्ध धर्म में जो था वो संगीतियाँ भी हुई। तो 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथे नंबर के संगीति जो था वो कुंडल वन में हुई थी। तो ये 4 संगीतियाँ भी याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर हुई थी। ये चारों आपसे पूछी जा सकती हैं, डेफिनेटली पूछी भी गई हैं इससे पहले, ये पहले एग्जाम्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो हमने पहले भी रिवाइज किया, जैसे कि बौद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, बौद्ध की मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा इनके गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में भी याद रखिए, हो सकता है इनके बारे में एग्जाम में पूछ ले जाए। इनका जन्म और इनकी मृत्यु और इनका बचपन का नाम तो एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। आगे पूछते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। जीरो की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले किसने प्रतिपादन इसका किया था। जीरो की थ्योरी का आपको पता है कि शून्य का सिद्धांत माना जाता है कि आर्यभट्टा के द्वारा दिया गया था। तो आर्यभट्ट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आर्यभट्ट ने जो था वो दिया था, जो थ्योरी ऑफ जीरो थी ये प्रोपाउंड की थी। आर्यभट्ट के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत किताब जो था वो आर्यभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन में दिया गया है वरामहिर। तो वरामहिर ने भी एक किताब लिखी है। इन्होंने जो था वो वृहद संहिता किताब जो है वो लिखी है। तो वृहद संहिता किसने लिखी है, ये वरामहिर ने लिखी है। चाणक्य ऑप्शन में दिया गया है। चाणक्य ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो था चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपने ध्यान रखनी है, हो सकता है यही एग्जाम में पूछ ली जाए। आगे बोलते हैं, द फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फाउट इन। तो तालिकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कब लड़ा गया था। अगर बैटल ऑफ तालिकोटा की बात करें तो ये कब लड़ी गई थी, ये 1565 में लड़ी गई थी। ऑप्शन
बी जो है वो सही आंसर है। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और ये 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था। और उसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा ये 1565 में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो 1761 में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। शायद लास्ट टाइम मैंने पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो आगे पीछे कहीं बोल दिया होगा, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने तराइन का पहला युद्ध भी पढ़ा था, तराइन का दूसरा युद्ध भी पढ़ा था। तराइन का पहला युद्ध जो था 1191 में हुआ था, 1191 में पहला युद्ध इसका हुआ था। और पहला युद्ध जब ये हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने जो था वो मोहम्मद गौरी को जो था वो हराया था इसमें। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो था वो मोहम्मद गौरी को इसमें हरा दिया था। और दूसरा युद्ध जो था पानीपत का 1192 में हुआ था, 92 में जो था वो दूसरा युद्ध हुआ था। जब ये दूसरा युद्ध इसका हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया फिर मोहम्मद गौरी ने। तो ये आप ध्यान रखिए युद्धों के बारे में, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेंगी चीज़ें। आगे 65 क्वेश्चन देखिए। 65 में पूछते हैं औरंगजेब वॉज द सन ऑफ, तो औरंगजेब किसका पुत्र था। अगर हम औरंगजेब की बात करें कि ये किसका पुत्र था तो ये शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन डी शाहजहां जो है वो सही आंसर है। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम था औरंगजेब का मयूद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये इसका पूरा नाम था। अब औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां किसका पुत्र था, शाहजहां जो था वो जहांगीर का पुत्र था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर अकबर का पुत्र था। और अकबर किसका पुत्र था, अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था, हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। तो ये आपने एक सीरीज पूरी याद रखनी है कि कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हु इज कॉल्ड एज द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर जो है वो कहा जाता है श्री रामकृष्ण को। श्री रामकृष्ण को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप क्या जान सकते हैं, रामकृष्ण से आपके माइंड में जो है वो रामकृष्ण मिशन आना चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन जो था इसकी स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1897 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, वेल्लूर में की गई थी। वेल्लूर कहाँ पर है, वेल्लूर कलकत्ता में स्थित है। तो ये आपने इस तरह से पूरा लिंक करके याद रखना है रामकृष्ण के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में। अब यहाँ से एक तो रामकृष्ण के बारे में पता चला, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी थोड़ा पता चल गया। एक क्वेश्चन रह गया यहाँ से स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद ने जो था वो अमेरिका के शिकागो में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। तो कौन से वर्ष में ये भाग लिया गया था, 1893 में जो था इन्होंने इसमें भाग लिया था। इन दोनों के बारे में क्लियर हो गया। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ने जो था वो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, 1875 में जो था वो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी दयानंद सरस्वती ने। अब बच गया राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय की बात करें, इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। तो 1828 में जो था वो राजा राममोहन रॉय ने जो था वो ब्रह्म समाज की जो था वो स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ से थोड़ा सा राजा राममोहन रॉय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो राजा राममोहन रॉय जो था ये कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हिंदुइज्म जो था, हिंदुइज्म को जो था वो प्योरीफाई किया जाए। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, मीनिंगलेस जो परंपराएं थी, उनका ये विरोध करते थे। तो ये सब आप राजा राममोहन रॉय के बारे में भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सभी ने सुना है। अब ये पूछते हैं कि इन्होंने जो था निम्नलिखित में से किस आंदोलन की अगुवाई जो था वो की थी। तो इन्होंने जो था वो बरदौली सत्याग्रह की अगुवाई की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
बरदौली सत्याग्रह की अगुवाई जो था वो इनके द्वारा की गई थी। और ये जो बरदौली सत्याग्रह था ये हुआ कब था और कहाँ पर हुआ था? 1828 में ये बरदौली सत्याग्रह जो था वो हुआ था। 1828 में ये 1928 में सॉरी 1928 में ये हुआ था। 1928 में जो था ये सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और अगर हम इसके बारे में जानें कि इसकी अगुवाई किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अगुवाई की थी। और यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि ये गुजरात में स्थित है। और जब ये आंदोलन सफल हो गया था, तो इस आंदोलन के सफल होने के बाद जो था यहाँ की जो महिलाएं थी, बरदौली की जो महिलाएं थी, उन्होंने जो था वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो था वो दी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सरदार की उपाधि जो था इनको कब प्रदान की गई थी, तो बरदौली सत्याग्रह में जब सफल ये हो गया था तो उसके बाद जो था इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। एक बार एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है, मेंस में पूछा गया था, उसके ऊपर आपको लिखना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको लिखना था। पहला कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? बरदौली सत्याग्रह के बारे में इनको कंट्रीब्यूशन हो गया। और दूसरा आ गया कि 1931 में जो था इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप जो था वो संभाली थी, अध्यक्षता संभाली थी। और ये सेशन जो था वो कराची में हुआ था। और इस सेशन में क्या हुआ था? इस सेशन में जो था वो मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव था उसको जो था वो स्वीकृति मिली थी। दूसरा कंट्रीब्यूशन के इनके बारे में ये हो गया। और सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो इनका माना जाता है, जब 1947 में जो था वो इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो उस दौरान ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो था यहाँ के बने थे। अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बने थे, इसके अलावा इनके पास होम अफेयर मिनिस्ट्री भी थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास थी। तो इनको एक टास्क दिया गया है कि जो 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया जाए कि एक यूनियन में जो है इनको इकट्ठा किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो था ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल की थी और इन्होंने अपना स्किल दिखाया था। जब हैदराबाद जैसे स्टेट जो था वो इनकार कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने जो था वो आर्मी भेजकर जो था वो फोर्सफुली भी उनको फ्री इंडिया का हिस्सा बनने के लिए जो था वो मजबूर किया था। और इसीलिए जो था इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। 1918 में इन्होंने जो था वो फार्मर्स को गुजरात में लीड भी किया था। और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में, उसमें भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो था वो रहा था। तो ये सब पॉइंट जो हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट रह भी गया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, वो आप कमेंट करके भी नीचे बता सकते हैं। बाकी देखिए, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्विज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ये है टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपके पास पॉलिटी का, परंतु चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को नागरिकत्व के अधिकार को नियमन करने की सत्ता देता है? तो अगर हम बात करें 68 क्वेश्चन की, तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 जो है वो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि संसद को जो है वो नागरिकत्व के अधिकार का नियमन करने की सत्ता जो है वो हम प्रदान करते हैं। तो ये सब कहा गया है आर्टिकल नंबर 11 में। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप से डील करते हैं, तो सिटीजनशिप से जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है ये डील करते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। और पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी सिटीजनशिप की ही बात करता है। और पार्ट 3 की हम बात करें तो पार्ट 3 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट की। पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो पार्ट 4 जो है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। पार्ट 4A की बात करें तो ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अगर हम आर्टिकल 51A की बात करें तो ये किसके साथ डील करता है? तो आर्टिकल 51A जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो ये आपने ध्यान रखना है। और भी आर्टिकल्स आपसे कोई पूछे जाए, जैसे कि हो सकता है आर्टिकल 14 पूछ ले जाए, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स अगेंस्ट फ्रीडम। इनके जो फ्रीडम से रिलेटेड राइट हैं वो आर्टिकल 19 में आते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। और अगर हम बात करें 26 आर्टिकल नंबर की, तो ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आर्टिकल 32 ये बात करता है
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता दिए, इनको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ से कोई आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए। आपको कमेंट करके बताना है कि आर्टिकल नंबर 40 जो है वो किसकी बात करता है और आर्टिकल नंबर 44 जो है 44 जो है वो किसकी बात करता है। इन दोनों आर्टिकल्स का आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये किस किस की बात जो है वो करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।